Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 5 of chapter number 11 Biotechnology Principles as well as Processes. Up to the previous session हमारा point वही continue चल रहा है Tools of Recombinant DNA Technology और उसके अंदर फर्स्ट हमारा पॉइंट चल रहा था Restriction Enzymes. सो अप टू द प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया है कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को असिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली किस तरह से कट किया जाता है. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर डीएनए का इतना बड़ा पीस था उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया. अब कोई पीस ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा साइज वाला होगा, कोई स्मॉलर साइज वाला होगा. सो इन शॉर्ट ये जो डीएनए के पीसेस का मिक्सचर है जिसमें हर एक साइज के डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं, उनका अब हमें करना है सेपरेशन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स का जो मिक्सचर है उनमें से हर एक को हमें सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद उनमें से डीएनए के फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन करना है. सो कटिंग ऑफ डीएनए ऑब्वियसली हमने किसके सपोर्ट से कर दिया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सपोर्ट से. रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करोगे तो बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट का इस तरह से आपको मिक्सचर मिलेगा. तो उनका अब हमें सेपरेशन करना है, आइसोलेशन करना है. सो ये कटिंग का एक एक्सप्लेनेशन है. तो पहले आप ये ले सकते हो कि ये है वेक्टर और दूसरा है आपका फॉरेन डीएनए. सो दोनों को इको R1 से अगर आप कट करते हो, दोनों के पास स्टिकी एंड्स मिले हैं और ये स्टिकी एंड को जॉइंट करने के लिए डीएनए लाइगेज के थ्रू आपको क्या मिलेगा? आरडीएनए मॉलिक्यूल्स. पर जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनका सेपरेशन करने के लिए वी हैव अ वन टेक्निक जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या तो आप उसे कभी कभार अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जान सकते हो. तो उसका साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन दिया है कि एक्चुअल में अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या. सो इट इज अ टेक्निक which are used for the separation of DNA fragments from mixture of DNA fragments. DNA के fragments का जो mixture है उनमें से DNA के fragments को separate किया जाता है according to their size under electric field. कि electric field के अंडर में DNA को उनकी साइज के हिसाब से separate करने की जो टेक्निक है is considered as a agarose gel electrophoresis. ना आपको पता है डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो नेगेटिव चार्ज वाला है. क्यों नेगेटिव चार्ज वाला? क्योंकि डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है. सो बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है. सो वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड. मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उसकी और वो अट्रैक्ट होगा अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स. तो एक मीडियम या तो मैट्रिक्स के थ्रू खुद नेगेटिव चार्ज वाला है तो वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाने के लिए उसको फोर्स किया जाता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का नाम है अगारोज, या तो हम उसे बोल सकते हैं अगार अगार. तो ये अगारोज या तो अगार अगार जो है नेचुरल पॉलीमर है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है. दे आर एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड फ्रॉम दी सीविड्स, या तो बहुत सारी एल्गी भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ओशियन के अंदर सीविड्स या तो एल्गी जो है उनकी बॉडी से एक स्पेशल टाइप का नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है अगार अगार या तो अगारोज. और ये अगार अगार या तो अगारोज को एज अ मीडियम या तो एज अ मैट्रिक्स हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. सो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो भी सेपरेट होंगे, रिजॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज
थ्रू दी सिविंग का मतलब है पोर इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगारोस जेल। तो अगारोस जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे और वो सिविंग या तो पोर इफेक्ट के थ्रू डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है वो अपनी साइज के अकॉर्डिंग क्या होते जाएंगे, सेपरेट होते जाते हैं। हेंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फास्टर इट मूव। जितना फ्रेगमेंट की साइज स्मॉल होगी उतना वो फास्ट मूव होता जाएगा। अब ये पूरी की पूरी मेथड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये पूरी एक प्लेट दिख रही है। वो प्लेट के अंदर ये जो ग्रेइश कलर का मीडियम है वो है अगारोस या तो अगार अगार से बना हुआ मैट्रिक्स। यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, वेरेज यहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे आपको दिया है वेल्स। वेल्स का मतलब है छोटे छोटे पोर, होल्स होते हैं। वो होल्स के अंदर आप लोगों को डीएनए का सैंपल डाल देना है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट का मिक्सचर है वो आप उसके अंदर डाल दोगे। ओके, ये डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है वो अब ये मैट्रिक्स के अंदर मूव होने लगेंगे। तो आपको दिख रहा है सबसे स्मॉलेस्ट है वो सबसे दूर जाकर के खड़ा है और सबसे लार्जेस्ट है वो सबसे नजदीक है। सो अ टिपिकल अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच शोइंग अ माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड LAN 1 and digested set of DNA fragments LAN 2 to 4। अब ये अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड का मतलब क्या है, तो पहला जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ट्रीटमेंट नहीं मिली है इसलिए उसके कोई फ्रेगमेंट्स है ही नहीं। वेरेज LAN नंबर 2, LAN नंबर 3 एंड LAN नंबर 4 अगर आप देखोगे तो उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ट्रीटमेंट मिली है, इसलिए किसी की साइज बड़ी है किसी की साइज छोटी है। सो ये एक पूरा का पूरा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनकी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सो सेपरेटेड डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है उनको देखने के लिए आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हमें उनको एक केमिकल से स्टेन करना पड़ता है, जो केमिकल का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, जिसे कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में ETBR के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो डीएनए को ये ETBR से स्टेन करना है एंड देन आफ्टर विच इज फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो एक तो स्टेनिंग करना है ETBR से और उनका विजुअलाइजेशन करना है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजिंग। Because you cannot see a pure DNA fragment in the visible light and without staining। तो एक तो ETBR से आप उसको कंपलसरी स्टेन करोगे और दूसरा उनका विजुअलाइजेशन करने के लिए कौन सा रेडिएशन यूज करना है आपको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो यू कैन सी अ ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ DNA in a ethidium bromide stained gel exposed to the UV light। तो आपको जो ये प्लेट पूरी दिख रही है वो प्लेट के अंदर ये जो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स हैं वो बैंड्स आप कब देख पाते हो कि अगर डीएनए को आपने एक तो ETBR से स्टेन किया है और दूसरा आप उसको किसके अंडर में ऑब्जर्व कर रहे हो, अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट, तभी जाकर के ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इजीली आप ऑब्जर्व कर पाते हो। अब ये सेपरेटेड बैंड्स है डीएनए के, उनको कट किया जाता है फ्रॉम द अगारोस जेल, कि वो अगारोस जेल से ये डीएनए के जो भी बैंड्स है उनको कट कर लो एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। अब वो प्लेट के अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, भाई इतना सा पार्ट में उसमें से कट कर लूँगा और कट करने के बाद जितना भी ये जेल है उनको सेपरेट करके ये जो डीएनए का बैंड मेरे पास बचा वो डीएनए का फ्रेगमेंट प्यूरिफाई करके आगे मैं यूज करूंगा। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल से सेपरेट या तो रिमूव करने की मेथड को बोला जाता है इल्यूशन।
So DNA fragments are purified in this way are used in constructing a recombinant DNA by joining them with cloning vector. अब ये जो DNA है मे भी पॉसिबल है उनको क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइंट करके क्या बना सकते हैं हम लोग, आर DNA. सो ये था अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसके थ्रू DNA को उसकी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लोनिंग वेक्टर. मीडिएटर का काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका कैसा होना चाहिए, कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. सो क्लोनिंग वेक्टर, तो सबसे पहले वेक्टर या तो मीडिएटर है क्या. सो वेक्टर आर नथिंग बट डीएनए मॉलिक्यूल्स है विच कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट टू बी अ क्लोन. अब ये फॉरेन डीएनए को अगर अपने आप की कॉपी बनानी हो, मल्टीप्लाई करना हो, क्लोन करना हो, तो ऐसे ही वो किसी होस्ट के अंदर नहीं जा सकता. उसको लेकर के जाने वाला डीएनए का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वेक्टर. तो मोस्ट प्रोबेबली दो वेक्टर यूटिलाइज होते हैं, पहला प्लाज्मिड एंड दूसरा बैक्टीरियोफेज. तो ज़्यादातर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर दो ही वेक्टर्स है, एक तो प्लाज्मिड और दूसरा बैक्टीरियोफेज. सो प्लाज्मिड and bacteriophage both have ability to replicate within the bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. अब ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों के पास कैपेबिलिटी है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं. कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. अब क्रोमोसोमल डीएनए के इंडिपेंडेंट में अपने आप को वो रेप्लिकेट कर सकते हैं. तो अगर हम लोग एक काम करें कि प्लाज्मिड के साथ हमारा फॉरेन डीएनए जोड़ दे, बैक्टीरियोफेज के साथ अगर फॉरेन डीएनए जोड़ दे, तो जैसे ही प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपी बनाएंगे, साथ साथ में हमारा फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई होता रहता है. नाउ फर्स्ट, बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर क्यों सिलेक्ट किया जाता है. सो बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, कि एक सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज की ज़्यादा नंबर होने की वजह से हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल. तो बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद के जो जीनोम है उनकी ज़्यादा कॉपीज वो जनरेट कर पाता है, इसलिए शायद बोला जाता है कि बैक्टीरियोफेज हैव अ हाई नंबर पर सेल. नंबर 2, प्लाज्मिड. Some number of plasmid may have only 1 or 2 copies per cell. थोड़े बहुत प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो पर सेल एक या तो दो कॉपीज में होते हैं, बट अदर में हैव 15 to 100 कॉपीज पर दी सेल्स. इवन उनके नंबर और भी ज़्यादा हो सकते हैं. सो अगर हम लोग एक काम करें कि इफ़ वी आर एबल टू लिंक अवर एलियन पीस ऑफ डीएनए विथ बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, तो हमें एक ही काम करना, फॉरेन डीएनए को या तो प्लाज्मिड या तो बैक्टीरियोफेज के साथ आप कंबाइन कर दो. देन वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज. अब ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के जितने नंबर बनेंगे, समझ लो दोनों के 500 बने, तो हमारे एलियन या तो फॉरेन डीएनए के भी नंबर कितने बने होंगे, 500. पर हमें एक ही काम करना है, कैसे भी करके फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड या तो बैक्टीरियोफेज के साथ कंबाइन कर देना. सो दोज वेक्टर आर यूज्ड एट प्रेजेंट, आर इंजीनियर्ड, आर मॉडिफाइड in such a way that they help easily link of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants. अब ये recombinants और non-recombinants का डिफरेंस क्या है. तो recombinants का मतलब है have our desired piece of DNA. ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट्स है, एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मतलब जिनके पास हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए हमने लिंक नहीं किया. तो कोई भी क्लोनिंग वेक्टर ले लो, हर एक क्लोनिंग वेक्टर के कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं. सो द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. तो कोई भी वेक्टर के पास क्लोनिंग करने के लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए.
जिसमें फर्स्ट फीचर है हर एक वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में ओरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ओरी या तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्या? इट इज नथिंग, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication is start. Replication means copy, or we can say that multiplication. So वेक्टर के पास ऐसी एक सीक्वेंस होनी चाहिए वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पे अगर कोई फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया जाता है तो ऑब्वियसली होस्ट सेल के अंदर ये फॉरेन डीएनए अपने आप को भी क्या कर पाएगा, रेप्लिकेट कर पाएगा। इवन दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। ये सीक्वेंस के पास ऐसा भी कंट्रोल है, or we can say that this sequence is also responsible for control the copy number of link DNA, कि अपने साथ जुड़े हुए डीएनए की कॉपी या तो उनके कॉपी नंबर कितने बनाने हैं कितने नहीं बनाने, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास ही होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओरी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आपको मैंने एक वेक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है PBR 322। तो ये PB और R, P मतलब प्लाज्मिड और जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था उनका नाम है B मतलब बोलिवर एंड R मतलब रॉड्रिगस। अब ये प्लाज्मिड के अंदर आप जस्ट ये पार्ट देखो, ओरी। तो ओरी का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड का ये एक ऐसा पार्ट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे हमारा डिजायर्ड डीएनए या तो फॉरेन डीएनए आप ऐड कर देते हो तो ये डीएनए होस्ट सेल के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाता है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर whose origin support हाई कॉपी नंबर। अगर किसी को टारगेट डीएनए या तो डिजायर्ड डीएनए की कॉपीज ज्यादा बनानी हो, सो इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर whose origin support a high copy number। तो ऑब्वियसली वो डीएनए को ऐसे वेक्टर के अंदर हमें डालना चाहिए जो वेक्टर और अ वेक्टर whose origin support a high copy number, जो ज्यादा कॉपी नंबर जनरेट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता हो। So this all are related with the agarose gel electrophoresis as well as cloning vector and उसका पहला फीचर origin of replication। Thank you very much। जय हिंद।